स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों इमेजिन करके देखिए, शाम का समय है, हल्की हल्की हवा चल रही है और आप नंगे पैर एक बीच पर टहल रहे हैं। समुद्र की आती जाती लहरें भी धीरे धीरे आपके पैरों को सहला रही हैं और आप बीच की उस गीली रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए डूबते हुए सूरज को निहार रहे हैं। क्या हुआ? सोचकर ही मजा आ गया ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत जल्द आपको बीचेस का ये नजारा केवल इमेजिन करने को ही मिलेगा, क्योंकि भारत के बीचेस तो गायब होते जा रहे हैं। जी हां, हमारे कोस्टल स्टेट्स यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वो बीचेस जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों टूरिस्ट हर साल यहां आते हैं, अब गुजरे जमाने की बात होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अभी से इंडियन कोस्टल लाइन पर अब रेत की जगह मैन मेड रॉक स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे हैं, जिन्हें यहां केवल इसलिए लगाया गया है ताकि बचे खुचे बीच एरियाज को बचाया जा सके। असल में नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने 1990 से 2018 के बीच इंडिया की 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्टलाइन को मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड सर्वेज की मदद से स्टडी किया। यहां इस स्टडी में पाया गया कि देश की 33.6% यानी ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर कोस्टलाइन इरोजन का शिकार है। इसकी वजह से हमारे बीचेस तेजी से घटते जा रहे हैं। यही नहीं, बीते कुछ डेकेड्स में ही इंडिया इस इरोजन की वजह से करीब करीब नागपुर शहर से ज्यादा एरिया के बराबर के बीचेस और कोस्टल एरियाज को खो चुका है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की लगभग 29% कोस्टलाइन इरोड हो चुकी है, जिससे विशाखापत्तनम, उपाडा और काकीनाडा के बीचेस की विड्थ लगातार कम होती जा रही है। यहां तक कि श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक पर यह खतरा मंडराने लगा है कि न जाने किस समय समुद्र की लहरें हमारे स्पेस सेंटर तक पहुंच जाएं, जिसने इसरो की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। इसी तरह गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल की भी लगभग आधी कोस्ट लाइन इरोजन की वजह से तबाह हो रही है। नतीजा यह है कि यहाँ के फेमस बीचेस जैसे कि अलपुझा, एरियाड, फोर्ट कोची और पोन्नानी बीचेस भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए जूझ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु की कोस्ट लाइन भी धीरे धीरे समुद्र में समाती जा रही है, जिसकी वजह से कन्याकुमारी, चेन्नई, नागपट्टनम, कांचीपुरम इत्यादि जैसे तमिलनाडु के फेमस कोस्टल एरियाज और बीचेस धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं। मगर सबसे बुरी हालत तो गुजरात की है, जिसकी 700 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन मैसिव इरोजन का शिकार है। इसके चलते हमारे गुजरात का भी कोस्टल एरिया धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का भी है, जहां कुछ साल पहले ही पब्लिश हुई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1990 से 2022 के बीच महाराष्ट्र के देवघर के पास ऑलमोस्ट 55 हेक्टेयर कोस्टल एरिया समुद्र में सबमर्ज हो चुका है। आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए हम ये बता दें कि ये एरिया मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम्स के 10 गुने के बराबर है। इस इशू का सबसे हॉरिफाइंग फैक्टर यह है कि अब यह मुद्दा केवल आंकड़ों या कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इन स्टेट्स के कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग भी अब इसे लेकर आंखों देखी गवाहियां देने लगे हैं। जहां वो लगातार इस बात को पॉइंट आउट करते देखे जा रहे हैं कि बीते 2 से 3 डेकेड्स में इन कोस्टल एरियाज और बीचेस का डिस्ट्रक्शन लगातार जारी है। साथ ही साइंटिफिक स्टडीज और मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि इस डिस्ट्रक्शन को बद से बदतर करने में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने भी एक मेन रोल प्ले किया है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर कैसे इंडिया अपनी कोस्टलाइन और बीचेस को खोते जा रहा है? और आखिर कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ने इस समस्या को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी इश्यू पर डिस्कशन करते हैं और साथ ही ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा पुदुचेरी इस इश्यू को रिजॉल्व करने में एक एग्जाम्पलरी रोल प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, देश के कोस्टल एरियाज के इरोजन पर की गई रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस डिजास्टर को जन्म देने के लिए कुछ नेचुरल और बहुत से मैन मेड रीजंस जिम्मेदार हैं। मगर उन्हें समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल बीचेस बनते कैसे हैं। दोस्तों, इस साइकिल में सबसे पहले माउंटेन रीजन से कोस्टल एरियाज तक बहने वाली रिवर्स अपने साथ सैंड पार्टिकल्स का अनइंटरप्टेड फ्लो लेकर आती हैं, जिन्हें लाकर वो कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट कर देती हैं। इसके बाद समुद्र के किनारे मौजूद बड़ी और छोटी वेव्स अपनी अलग अलग एनर्जी से इस सैंड को सीजनल रिदम के अकॉर्डिंग यहां वहां मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से एक सीजन में ये बीचेस अपने सैंड डिपॉजिट्स की वजह से एक्सट्रीमली लार्ज हो जाते हैं, तो दूसरे सीजन में स्मॉल और नैरो। मगर इसी सीजनल साइकिल के बीच ओशियन वेव्स इस सैंड को समुद्र के किनारे इस तरह से ट्रांसपोर्ट करती हैं कि लेटरल डायरेक्शन में कहीं भी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता।
असल में ये ओशन वेव्स शोर लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल में टकराती हैं, जिससे पैदा हुआ टर्बुलेंस लिटरल करंट को जन्म देता है, जो वाटर के साथ सैंड को भी शोर लाइन के पैरेलली पुश करती रहती है, जिससे अपने नेचुरल स्टेट में बीचेस के अराउंड सैंड और दूसरे डिपॉजिट्स का एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए, जैसा हम इंडियन बीचेस या फिर कोस्टल एरियाज के साथ होता देख रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम जब भी बीचेस की बात करते हैं तो जनरली इनकी वैल्यू हम उनके एस्थेटिक नेचर या फिर टूरिज्म में ही आंकते हैं। मगर यदि हम साइंटिफिकली देखें तो जनरली ओशन या सी और लैंड के मिडिल में एग्जिस्ट करने वाली ये सैंडी बीचेस एक बेहद इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर भी हैं, जो ओशन वेव्स को स्लो करने और एक्सट्रीम इवेंट्स के दौरान उनकी इंटेंसिटी को कम करने का भी काम करते हैं, और टर्टल्स जैसे बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी बनते हैं। यही नहीं, लगातार होते कोस्टल इरोजन से इन एरियाज में रहने वाली लोकल कम्युनिटीज और फिशरमैन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के अगेंस्ट और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। साथ ही कोस्ट इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के बिगड़ने से उनके लाइवलीहुड्स पर भी नया खतरा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ कोस्टल सैंड और बीचेस को भेदकर सी वाटर का इस तरह से अंदर तक आ जाना सैलिनिटी इंट्रूजन का भी खतरा खड़ा कर देता है, यानी समुद्र का खारा या सॉल्टी पानी फ्रेश वाटर में इन्फिल्ट्रेट करने लगता है, जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और ग्राउंड वाटर सिक्योरिटी दोनों पर ही खतरा मंडराने लगता है। अब अगर हम इसके पीछे के कारणों पर आएं तो इसके लिए जो सबसे बड़ा नेचुरल कॉज जिम्मेदार है वो है क्लाइमेट चेंज। जी हां, वही क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से पिघलती पोलर आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के बीच दुनिया भर में सी लेवल राइज हो रहा है। यही नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन्स और सी स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज का नेचुरल इरोजन और तेज होता जा रहा है। अब वैसे तो इस क्लाइमेट चेंज के लिए भी एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड रीजंस ही जिम्मेदार हैं, मगर फिर भी यदि हम इसे एक नेचुरल कॉज मानकर एक्सेप्ट कर भी लें तो भी ऐसे मैन मेड कॉजेज की एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जिनकी वजह से भारत अपने बीचेज और अपनी कोस्ट लाइन खुद ही तबाह कर रहा है। जिसमें सबसे पहला कॉज है रिवर्स पर लगातार बनाए जा रहे डैम्स। इसकी वजह से रिवर्स के नेचुरल फ्लो और उनके रिवर बेसिन्स में तब्दीली आ रही है। नतीजा यह है कि इनके द्वारा लाया जाने वाला नेचुरल सैंड डिपॉजिट या फिर बीच नरिशमेंट लगातार कम होता जा रहा है। इतना ही नहीं, डैम्स की वजह से इन रिवर्स से होने वाला फ्रेश वाटर फ्लो का रिदम भी बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में दिखाई देने वाले मैंग्रोव्स भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। असल में मैंग्रोव्स उस बफर जोन में देखने को मिलते हैं जहां सलाइन सी वाटर और रिवर से आने वाला फ्रेश वाटर मिक्स होता है। ऐसे में ये कोस्टल रीजन के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में माने जाते हैं, मगर फ्रेश वाटर और उसके साथ आने वाले सेडिमेंट्स में आ रही कमी की वजह से अब लैंड और सी के बीच का ये बफर जोन और यहां पाए जाने वाले मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जाहिर है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी कोस्ट लाइन पर पड़ रहा है। दोस्तों, मगर ये तो हुए वो रीजंस जिनके इनडायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से इंडिया अपने कोस्ट को खोते जा रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से हम खुद जानबूझकर अपने कोस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोस्तों, बीते 1 से 2 डेकेड्स में कोस्टल एरियाज में होने वाला कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी सीआरजी यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन एरियाज से जुड़े रूल्स और भी ज्यादा लीनियंट बना दिए हैं, जहां कैग की रिपोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक खुद इस बात को मानती आई हैं कि कई मौकों पर बिना प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के ही गवर्नमेंट द्वारा कंस्ट्रक्शंस को अप्रूवल दे दिया जाता है। ऐसे में कोस्टल एरियाज में हो रहा यही अनरेगुलेटेड और यहां तक कि स्टेट सैंक्शनड कंस्ट्रक्शन हमारी कोस्टलाइन और बीचेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। उदाहरण के लिए कोस्टल स्टेट्स में किए गए सर्वे बताते हैं कि प्रोजेक्ट्स जैसे कि केरला का अडानी विजिंझम सी पोर्ट प्रोजेक्ट, चेन्नई पोर्ट, पुदुचेरी हार्बर प्रोजेक्ट, मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट इत्यादि ही इन स्टेट्स के कोस्टल लाइन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के फॉर्मर साइंटिस्ट केवी थॉमस खुद ये बात कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने में हमारे बीचेज ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, मगर हमारी कोस्टलाइन और बीचेज को जो सबसे बड़ा खतरा है वो उन कंस्ट्रक्शन वर्क से है जो हम खुद करते चले जा रहे हैं। अब हालांकि ऐसा नहीं कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस लगातार होते कोस्टलाइन इरोजन के बारे में पता नहीं, बल्कि उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत से मेजर्स इस्तेमाल किए हैं।
जिसके अंडर कोस्टलाइन को फर्दर इरोड होने से बचाने के लिए कोस्ट के अलोंग कई जगह पर ग्रोइंस नाम के बैरियर्स, ब्रेकवाटर्स और सी वॉल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो सी वेव्स के कोस्टलाइन से टकराने की इंटेंसिटी को कम करके इन्हें फर्दर इरोजन करने से रोकते हैं। मगर स्टडीज बताती हैं कि ये कंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो इरोजन को रोक देते हैं, मगर डाउन द लाइन आसपास के दूसरे कोस्टल एरियाज में इरोजन की सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देते हैं। आफ्टर ऑल, सी वेव की इंटेंसिटी को यदि फोर्सफुली एक जगह ब्रेक किया जाएगा तो उस प्रेशर की वजह से वो दूसरी जगह और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। इस कंडीशन का प्राइम एग्जांपल हमें चेन्नई में भी देखने को मिलता है, जहां कंस्ट्रक्ट किए गए ग्रोइंस अब उन्हीं के लिए सिरदर्द बन गए। दूसरी तरफ ये हार्ड कंस्ट्रक्शंस मरीन और कोस्टल फ्लोरा फौना को भी हमेशा के लिए नेगेटिवली अफेक्ट कर देती हैं, क्योंकि एक बार इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया तो इससे फ्यूचर के लिए नेचुरल रेमेडीज का रास्ता बंद हो जाता है। यही कारण है कि 2022 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये आदेश जारी कर चुकी है कि कोस्ट लाइन को बचाने के लिए ग्रोइंस और सी वॉल्स जैसे हार्ड स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाए। मगर मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोई और प्लान ऑफ एक्शन न होने और चीपर क्विक फिक्स मेथड होने की वजह से सरकार खुद नियमों को ताक पर रखकर इनका कंस्ट्रक्शन किए जा रही है। ऐसे में इंडियन कोस्टल एरियाज से हो रही इस छेड़छाड़ ने एक दूसरी समस्या भी खड़ी कर दी है, जहां नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की 2018 की रिसर्च ये बताती है कि जिन रीजंस की वजह से इंडियन कोस्टलाइन और बीचेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन्हीं रीजंस की वजह से देश की 29% कोस्टलाइन इंक्रीज भी हो रही है, जिससे हाल के दशक में ही इस कोस्टलाइन पर कुछ नए नए बीचेस और सैंड डिपॉजिट्स भी बन गए हैं। असल में जब किसी भी रीजन से कोस्टल सैंड डिस्प्लेस हो जाती है तो जाहिर है कि वो वेव्स के साथ डाउन द लाइन जाकर कहीं आगे डिपॉजिट भी होगी। ऐसे में इसी कॉन्टिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से देश के कोस्टल रीजन में अक्रीशन का फेनोमेनन भी देखने को मिलता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी खबर है, आफ्टर ऑल इंडिया का जितना कोस्ट लाइन कम हुआ, अगर उतना ही अपने आप कहीं और डेवलप हो गया तो बात तो एक ही हुई, इसमें दिक्कत क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये भी अपने आप में किसी मैन मेड डिजास्टर से कम नहीं है। एक्चुअली कोस्टल एरियाज में बीचेस, डेल्टाज, एस्चुअरीज और क्रीक्स डेवलप होने का अपना एक ज्योग्राफिकल रीजन है। अब अगर इन्हें डिस्टर्ब करके कहीं और फ्रेश बीच डेवलप हो जाए या डेल्टा एरियाज और क्रीक्स में डिस्प्लेस्ड सैंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो इससे वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। आफ्टर ऑल, लैंड और ओशन के बीच मौजूद ये सभी एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जहां एक्वेटिक फ्लोरा और फौना के बहुत से स्पीशीज ब्रीड करते हैं। ऐसे में इसमें थोड़ा भी डिस्टरबेंस इस पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स की ओर से बार बार इस बात को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इंडिया को जल्द से जल्द कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने की जरूरत है, न कि इन क्विक फिक्सेस की। दोस्तों, इस समस्या से जूझने वाला भारत अकेला देश नहीं है, बल्कि अगर हम अपने पड़ोसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड की बात करें तो ये भी कोस्टल इरोजन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे लड़ने के लिए इन देशों ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर कॉपसी यानी कि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑन द सीज ऑफ ईस्ट एशिया रीजनल प्रोग्राम डेवलप किया है, जिससे ये सभी देश साथ मिलकर इस समस्या से लड़ सकें। मगर अपने अपने देश में कोस्टल इरोजन को इफेक्टिवली रोकने के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश रीजनल लेवल पर हर अफेक्टेड कोस्टल सेगमेंट के लिए अपना अलग प्लान भी बना रहे हैं, जहां हर सेगमेंट को स्टडी करके इरोजन के स्पेसिफिक रीजंस की पड़ताल करके ही मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी सिमिलर पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आफ्टर ऑल, 7500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन्स वाले इंडिया के लिए वन साइज फिट्स ऑल टाइप की स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। उसे भी अपने हर स्टेट के हर अफेक्टेड सेगमेंट के लिए प्रॉपर स्टडीज कंडक्ट कराने की जरूरत होगी, जिससे हम सही सही पहचान सकें कि आखिर हमारे किस कोस्ट पर किन कारणों से इरोजन हो रहा है, और फिर एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडी के बाद ही उसके लिए रेमेडीज ढूंढनी होगी। यही नहीं, इन रेमेडीज के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह बात भी जरूरी है कि इस समस्या और उससे जुड़े समाधानों के बारे में लोकल कम्युनिटी को भी एडुकेट किया जाए। आफ्टर ऑल, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कोस्टल एरियाज में रहने वाली कम्युनिटीज बिना इनके लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट्स को समझे खुद ही लोकल गवर्नमेंट पर जल्द से जल्द हार्ड कंस्ट्रक्शन जैसे क्विक फिक्सेस इंप्लीमेंट करने का दबाव बनाती हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि इंडिया को अपने कोस्टल इरोजन को रोकने का प्लान रीजनल लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर बनाना चाहिए,
जिससे भारत की पूरी कोस्टलाइन को स्टडी करके सभी स्टेट्स और रीजनल स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके एक इफेक्टिव मैकेनिज्म को तैयार किया जा सके। अब ऐसे सुनने में ये काम बेहद डिफिकल्ट दिखाई देता है, मगर आप विश्वास मानिए कि हमने इसी का एक स्मॉल बट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अपने पुदुचेरी में होते देखा, जो लगातार अपने बीचेस को रिक्लेम और रिवाइव करता जा रहा है। वही बीचेस जो एक समय में समुद्र में समा गए थे। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो आइए अब हम पुदुचेरी के इस क्यूरियस केस को भी जान लेते हैं। दोस्तों, पुदुचेरी ने अपने बीचेस को बचाने और लॉस्ट बीचेस को रिक्लेम करने के लिए हार्ड कंस्ट्रक्शंस के बजाय सॉफ्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हर स्टेट को करने के लिए कह रही है। जिसमें सबसे पहले तो पुदुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोस्टल एरियाज में हो रहे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से रोक दिया, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में अपने कोस्टल मैनेजमेंट प्लान को रिवाइज किया। इसके बाद पुदुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पौंडी कैन जैसे लोकल ग्रुप्स के साथ मिलकर बीच नरिशमेंट के प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोस्टल इरोजन की वजह से कोस्टलाइन कई जगह से इरोड हुई है, मगर इसी के आफ्टर इफेक्ट के कारण कुछ जगह नए बीचेस और कोस्टलाइन इनलार्जमेंट भी हुआ है। ऐसे में पुदुचेरी ने जिन जगहों पर सैंड ओवर एक्यूमुलेट हो रही थी, वहां से सैंड लाकर अपने डिग्रेडिंग बीचेस पर इंस्टॉल कर दिया। यही नहीं, इसके और आसपास के इकोसिस्टम्स को फिर से नेचुरल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पौंडी बीच पर आर्टिफिशियल सबमर्ज्ड रीफ इंस्टॉल की गई, जिससे टाइम के साथ यहां के कोस्टल फ्लोरा फोना को ब्रीडिंग ग्राउंड्स तो अवेलेबल हो ही, साथ ही वेव्स की इंटेंसिटी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से भी बीच को बचाया जा सके। इस स्ट्रेटजी का नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे पुदुचेरी को उसका सैंडी और हेल्दी बीच वापस मिल गया। जाहिर है कि ये मेथड्स टाइम, एनर्जी, रिसर्च और एक्सपेंसेस सब कुछ मांगते हैं, मगर यदि हमें अपने कोस्टल एरियाज और अपने प्यारे बीचेस को बचाना है तो हमें यह कीमत चुकानी पड़ेगी। आफ्टर ऑल, अगर हम खुले दिमाग से देखें तो हमारे बीचेस भी हमारे ही ग्रीड की कीमत ऑलरेडी चुका रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी है कि इस बार हम अपनी गलती मानें और उसमें जल्द से जल्द सुधार लाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन, मगर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप कभी किसी बीच पर गए हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।